अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हम प्रोसीड करेंगे आगे डेंटल मटेरियल को। और सबसे पहले अगर आपने डेंटल मटेरियल पढ़ना है तो ये जरूरी है कि आप स्टडी कर ले रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट को। रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ये है, बैकग्राउंड नॉलेज ये है कि जब भी आप डेंटल मटेरियल को यूज करेंगे, आप किस चीज को यूज करेंगे? डेंटल मटेरियल को। डेंटल मटेरियल को आप किस चीज के लिए यूज करेंगे? अगर डेंटल मटेरियल को आप रिस्टोरेशन के लिए यूज करते हैं, फॉर व्हाट काइंड ऑफ रिस्टोरेशन? फॉर डायरेक्ट रिस्टोरेशन और फॉर इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन, दोनों कॉन्सेप्ट के लिए जब आप डेंटल मटेरियल को यूज करेंगे तो आपको चाहिए होती है प्रिपरेशन के आप उससे पहले प्रिपरेशन कर ले। क्या कर ले भाई? प्रिपरेशन कर ले। किस तरह प्रिपरेशन कर ले? अच्छा, प्रिपरेशन जो है वो डिपेंड करता है आपकी रिस्टोरेशन पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? रिस्टोरेशन पे। रिस्टोरेशन का मतलब यह है कि अगर आप डायरेक्ट रिस्टोरेशन कर रहे हैं, आपके पास क्या है कॉन्सेप्ट डायरेक्ट रिस्टोरेशन का? डायरेक्ट रिस्टोरेशन का मतलब यह है कि आप क्लिनिकल चेयर साइड कोई प्रोसीजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं भाई? फिलिंग। जब आप फिलिंग कर रहे हैं तो आपको केविटी प्रिपरेशन की जरूरत होती है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रिपरेशन। सही है। अगर आप इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन कर रहे हैं, इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन की भी हम एग्जांपल ले लेंगे कि इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन में सिंपल अगर आप क्राउन प्लेस कर रहे हैं या ब्रिज प्लेस कर रहे हैं सिंपली, तो ये भी आप क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? प्रिपरेशन। तो दोनों केसेस में प्रिपरेशन की जो नेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। डायरेक्ट में आपने केविटी प्रिपेयर करनी होगी, केविटी। और इनडायरेक्ट में आपने क्राउन प्रिपेयर करना होगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टूथ है, अबटमेंट, उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि उसके ऊपर फिक्स ब्रिज आ जाए। या क्या करेंगे? या जो ऑलरेडी टूथ है जिसपे आपने क्राउन प्लेस करना है, तो उसी क्राउन को आप राउंड क्या कर लेंगे? प्रिपेयर कर लेंगे। सही है। तो प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन दोनों के लिए प्रीलिमिनरी या इनिशियल स्टेप है। सही है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टूथ है, ये इट्स लाइक अ मॉडल ऑफ टूथ। सही है। तो आपने अगर इसके ऊपर क्राउन भी प्लेस करना होगा ना, तो सबसे पहले आपने इस टूथ की कटिंग करनी होगी। क्या करनी होगी? कटिंग करनी होगी। साइड से इसको छोटा करना होगा ताकि क्राउन के प्लेसमेंट के लिए जगह बन जाए। सही है। तो इसी तरह अगर आपने इस टूथ के अंदर कैविटी बनानी है, एंडोडोंटिक के लिए, आरसीटी के लिए, सही है, या फिलिंग के लिए कैरीज रिमूव करके, तो आपने भी इसके अंदर प्रिपरेशन करनी होगी। टूथ के अंदर क्या करनी होगी? प्रिपरेशन करनी होगी। तो इसी तरह इन दोनों मेथोडोलॉजीज में या इन दोनों प्रोसीजर्स में आपके लिए जो कॉमन चीज है वो प्रिपरेशन है। सही है। तो प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए होती है इंस्ट्रूमेंटेशन। हमें क्या चाहिए होती है? इंस्ट्रूमेंटेशन। इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि डेंटल मटेरियल को यूज करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। डेंटल मटेरियल को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंटेशन। और कॉमनली जो हमारे पास क्लिनिक्स में अवेलेबल इंस्ट्रूमेंटेशन होती हैं या इंस्ट्रूमेंट है सिंपली, तो उसमें इसकी एक क्लास होती है, कैटेगरी, उसको हम कहते हैं रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट। तो हमने क्या कर लिया? हमने इंस्ट्रूमेंटेशन को लिंक कर दिया डेंटल मटेरियल के यूज के साथ कि जब आप डेंटल मटेरियल यूज करेंगे तो आपको इनिशियली इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। व्हाई? बिकॉज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रिस्टोरेशन जो होते हैं वो प्रिपरेशन के बगैर तकरीबन कुछ प्रोसीजर में हो सकते हैं, बट इसके लिए 80% या 90% प्रोसीजर में प्रिपरेशन जरूरी होती है। सही है। अच्छा जी, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपके पास हैंड पीस एंड आपके पास आ जाता है बर। क्या आ जाता है भाई? बर। हैंड पीस एंड बर्स। सही है। अब हैंड पीस जो होती है ये एक मशीन आप कह सकते हैं, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, जो क्या करता है? जो सिंपली टूथ को शेप देता है। रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री में या ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में जो टूथ शेपिंग होती है ना, टूथ शेपिंग वो सिंपली होती है हैंड पीस की वजह से। अच्छा, हैंड पीस को फिर सिंपली इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि हम इसको किस तरह क्लासिफाई कर लें। सही है। तो आपके पास शेप के बेस पे, अगर आप पहले कहते हैं कि शेप, तो शेप के बेस पे आपके पास हैंड पीसेस हो सकते हैं जो कॉमनली अवेलेबल है या जो नॉर्मल हैंड पीस आपके पास होते हैं, उसमें आपके पास स्ट्रेट वाली कैटेगरी आ जाती है, स्ट्रेट हैंड पीस, और दूसरा आपके पास आ जाता है कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस।
स्ट्रेट हैंड पीस एंड कॉन्ट्रा एंगल हैंड पीस। सही है, तो ये स्पेसिफिकली ये डिजाइन हुए होते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। जिस तरह मैं वैसे ही बता देता हूं कि स्ट्रेट हैंड पीसेस जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, तो वो सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, एक्सेस टू द पोस्टीरियर ऑफ द माउथ, बोन कटिंग के लिए, सॉफ्ट टिश्यू रिमूवल के लिए, और समटाइम्स फॉर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ एंडाइरेक्ट रिस्टोरेशन एंड लेबोरेटरी या लैब प्रोसीजर्स में भी स्ट्रेट यूज होते हैं। कॉन्ट्रा एंगल नॉर्मली हम टूथ कटिंग के लिए, क्राउन प्रिपरेशन के लिए और क्यूटी प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, जो नॉर्मली क्लिनिक्स में अवेलेबल होते हैं। फिर दूसरी जो इनकी कॉन्सेप्ट आ जाती है वो ड्राइविंग मैकेनिज्म की। ड्राइविंग मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि ये जो बर को जो फोर्स मिलता है, सही है, जो बर को रोटेट करने के लिए, बर को मूव करने के लिए जो फोर्स मिलता है, तो वो किस तरीके से आता है, या वो जो फोर्स होता है वो स्पेसिफिकली किस मैकेनिज्म के थ्रू जनरेट होता है सिंपली। तो वो ड्राइविंग में आपके पास आ जाते हैं कि भाई बेल्ट ड्राइवन, बेल्ट जो लगे होते हैं, बेल्ट जब एक छोटी सी मशीन होती है हैंड पीस के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज एन हैंड पीस, तो इसके इस एरिया में छोटी सी मशीन लगी होती है, वो मशीन नीचे जहां तक बर लगा होता है टिप पे, बेल्ट के थ्रू अटैच होती है, तो यहां पर जो टरबाइन रोटेट करता है, यहां पर वो बेल्ट के थ्रू अपने साथ बर को भी रोटेट करता है। तो आप कह सकते हैं कि बेल्ट ड्राइवन। इलेक्ट्रिकल ड्राइवन भी हो सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से टरबाइन मूव कर सकता है। साथ साथ में वाटर प्रेशर, वाटर के साथ उसको वाटर ड्राइविंग हैंड पीस कहते हैं। एंड कॉमनली यूज इन क्लिनिक्स आर ईयर ड्राइवन, जो कंप्रेसर से ईयर आता है और वो हैंड पीस को क्या करता है, ड्राइव करता है। सही है, शेप के बेस पे ऑलरेडी डिस्कस हुआ। और स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड। तो हैंड पीसेस को हम स्पीड के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं। तो डिफरेंट आप बुक्स, रेफरेंस बुक देख सकते हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट की आप इंटरवेंशन देख सकते हैं इसमें, कि भाई हमारे पास मोस्टली कॉमनली हाई स्पीड, मीडियम स्पीड एंड लो स्पीड। फिर उसमें डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट है कि भाई स्टर्डवर्ड ने इसको किस तरह क्लासिफाई किया, अकॉर्डिंग टू स्टर्डवर्ड व्हिच हैंड पीस इज हाई स्पीड। सही है, तो मोस्ट प्रोबेबली राउंड अबाउट अगर 150,000 रिवोल्यूशन, सही है, 1,50,000 रिवोल्यूशन से ज्यादा या 2 लाख रिवोल्यूशन से ज्यादा पर मिनट अगर कोई हैंड पीस बर को रोटेट कर रहा है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड हाई स्पीड। सही है, तो इससे फिर मीडियम स्पीड आ जाते हैं, फिर लो स्पीड आ जाते हैं। सही है, तो स्टर्डवर्ड की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं आप, शार्बिनो की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, मर्जोक की क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। उन्होंने स्पीड के बेस पे अकॉर्डिंग टू स्पीड उन्होंने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू स्पीड उन्होंने क्लासिफाई किया था हैंड पीसेस को। सही है, साथ साथ में फिर स्पीड के कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वाई लो स्पीड, वाई हाई स्पीड। तो दोनों हाई स्पीड वर्सेस लो स्पीड अगर आप कह सकते हैं। सही है, मैं यहां पर वैसे लिख लेता हूं, हाई स्पीड वर्सेस लो स्पीड। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों हमने ये दो स्पीड डिजाइन की है, तो ये दे आर इंटेंडेड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। सही है, लो स्पीड जो होता है, लो स्पीड वो सिंपली आप केरीज रिमूवल के लिए, हैंड पीसेस या बोन कटिंग के लिए, या मोस्टली मैक्सिमम कंजर्वेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं लो स्पीड के लिए। भाई हमने ज्यादा कटिंग नहीं करनी, हमने ग्राइंडिंग करनी है, टूथ को सिर्फ ग्राइंड करना है। सही है, टूथ को क्या करना है भाई, टूथ को सिर्फ ग्राइंड करना है, ज्यादा कटिंग नहीं करनी, सिर्फ कैरीज को रिमूव करना है, सिर्फ सुपरफिशियल सरफेस को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं लो स्पीड। बट लो स्पीड कटिंग इज वेरी इनएफिशिएंट। क्यों इनएफिशिएंट है, इससे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट पल्प को डैमेज करता है, आपके अंडरलाइन टिश्यूज को डैमेज करता है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट करता है पेशेंट के लिए। तो ये पेशेंट की जो कोपिंग कैपेबिलिटी होती है, जो बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, उनको कंप्रोमाइज बनाता है लो स्पीड टार्क बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि बार बार टूथ जो है वो हैंडपीस को क्या कर लेगा, पुश कर लेगा, पुश। क्योंकि टूथ अगर फॉर एग्जांपल हैंडपीस जो है वो लो स्पीड के साथ टूथ के साथ कांटेक्ट में आता है, तो ये तो इंटेंडेड है कि इस टूथ के सरफेस को कट कर ले, लेकिन स्पीड स्लो है, कटिंग एफिशिएंट नहीं है, तो ये टूथ रेजिस्टेंस शो करेगा और इसको बाहर की तरफ पुश करेगा, तो बहुत हाई टार्क क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, बहुत हाई टार्क। हाई स्पीड जो है वो कटिंग के लिए बहुत बेस्ट है, इसमें हीट बहुत कम क्रिएट होती है, इसमें डिस्कंफर्ट बहुत कम क्रिएट होता है, और इसमें मटेरियल की लाइफ जो होती है, ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जो होती है, एफिकेसी जो होती है, वो मैक्सिमाइज रहती है हाई स्पीड में। इसमें टार्क बहुत कम क्रिएट होता है, क्योंकि इसमें फोर्स कम चाहिए होता है। लो स्पीड में तो आप फोर्स भी ज्यादा अप्लाई करेंगे, क्योंकि कटिंग वो स्पीड हाई नहीं है, कटिंग हो नहीं रही, तो आप वो कटिंग को कंपनसेट करने के लिए, कटिंग को मैक्सिमाइज करने के लिए आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे,
बर पे, हैंड पीस पे, सही है। और हाई स्पीड जो है तो उसकी बहुत ज्यादा वो है। बाकी मटेरियल की इंस्ट्रूमेंट की लाइफ, जो बर होते हैं जो कटिंग करते हैं, बर बाद में पड़ते हैं, सही है, तो उसकी भी लाइफ जो है वो स्लो स्पीड से बहुत कंप्रोमाइज बन जाती है। हाई स्पीड से उसकी लाइफ, जिस तरह टंगस्टन कार्बाइड बर्स, दे आर वेरी ब्रेटल, बहुत जल्दी ब्रिक होते हैं अगर आप उसको लो स्पीड में यूज करते हैं या हाई टार्क में यूज करते हैं। तो देयर इज एप्लीकेशन ऑफ लो स्पीड एंड हाई स्पीड हैंडपीस, बोथ आपके इसकी एप्लीकेशन है, बट समटाइम्स यू कंसिडर द लो स्पीड हैंडपीस, सही है, क्यों? क्योंकि वहां पर हमें चाहिए होती है लो स्पीड, जिस तरह केल्स एक्सकेवेशन है। समटाइम्स वी प्रेफर हाई स्पीड, जिस तरह टूथ कटिंग है, तो वहां पर हमें हाई स्पीड चाहिए होता है। तो दोनों की अपनी क्या है वो। अच्छा, एक बात, कटिंग एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस पे बात करेंगे आने वाले डेंटल मटेरियल के लेक्चर्स पे, सही है। इस रोटेटर इंस्ट्रूमेंट को 2-3 पार्ट में क्या कर लेंगे, हम रिकॉर्ड कर लेंगे, सही है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बर की तरफ। किसकी तरफ? बर। ये हैंडपीस के रिलेटेड कम्युनिकेशन हो गई या डिस्कशन हो गई, तो ये हम आ जाते हैं बर की तरफ। इसकी तरफ बर। बर क्या होता है? बर मेटल का या टंगस्टन कार्बाइड का या स्टील का एक छोटा सा, आप कह सकते हैं एक पिन टाइप होता है। मैं इंशाल्लाह वीडियो में दिखा भी दूंगा, अगर है तो पिक्चर भी लगा दूंगा। वो क्या करता है बर? बर असल में हैंडपीस में फिक्स होता है। कहां पर फिक्स होता है बर? हैंडपीस में। और ये बर जो है ये एक्चुअली रोटेट होता है। बर एक्चुअली रोटेट होता है। कौन उसको रोटेट करता है? हैंडपीस उसको रोटेट करता है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस निप एज अ बर, और ये जो है ये हैंडपीस है, ये बर है, इसमें छोटा सा पिन लगा है। ये छोटा सा जो निप है ये क्या करती है? रिवॉल्व होती है, रोटेशन करती है। और जैसे आप उसको टूथ के साथ कांटेक्ट में लाते हैं, तो रोटेशन की वजह से, एब्रेसिव नेचर की वजह से, ब्लेड्स की वजह से इस टूथ सरफेस को ये कट करती है, सही है। तो बर की भी यही कॉन्सेप्ट है, सही है। तो बर हमारे पास आप कह सकते हैं कि मेटालिक स्ट्रक्चर होता है, पिन टाइप होता है, शेंक होता है, ब्लैंक होता है, आप जो भी कंसिडर कर ले, और वो हैंडपीस में फिक्स होता है। फिक्सिंग के भी अपने तरीके हैं, कुछ फ्रैक्शन टाइप होते हैं, कुछ लेच टाइप होते हैं, कुछ लॉक एंड की होते हैं, तो वो हैंडपीस में फिक्स होते हैं। और हैंडपीस जब रोटेट होता है तो वो बर को फोर्स ट्रांसफर करता है। बर रोटेट होता है तो वो कटिंग परफॉर्म करता है, कैविटी प्रिपरेशन परफॉर्म करता है, या क्राउन प्रिपरेशन परफॉर्म करता है। बर के अगर आप डिजाइन को देखें, बर के डिजाइन, तो वो इस तरह, अगर मैं एक छोटा सा ड्रा भी कर लूं, सही है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा ये फॉर एग्जांपल एक बर हो गया, सही है। तो ये वाला हिस्सा जो बर का है इसको हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड, सही हो गया। ये वाला हिस्सा इसको हम निक कहते हैं, और इसको हम शेंक कहते हैं। तो ये शेंक वाला जो हिस्सा होता है, ये शेंक वाला, ये हैंडपीस में फिक्स होता है। ये निक जो है, ये जो रोटेशन फोर्स क्रिएट होता है वो हेड की तरफ ट्रांसफर करता है, और हेड ये सब वो सारा जो स्ट्रक्चर है वो रोटेट होता है और कटिंग परफॉर्म करते हैं। फिर बर के डिफरेंट तरह के डिजाइन होते हैं। बर के अगर आप फिर डिजाइन की बात करें, किसकी बात करें भाई? डिजाइन की अगर आप बर की बात करें, देखते हैं अगर ये वाला हिस्सा विजिबल है, मैं जरा चेक करता हूं, अगर विजिबल है तो फिर इसी में वो लिख लेते। अच्छा जी, तो बर की डिजाइन की अगर आप बात कर ले, डिजाइन की, तो बर के आपके पास डिफरेंट डिजाइन होते हैं, और डिफरेंट डिजाइन जो है वो डिफरेंट फंक्शन के लिए बने होते हैं। जिस तरह मैं राउंड से स्टार्ट लेता हूं कि सबसे पहले राउंड बर होता है, सही है। तो राउंड जो बर होता है वो मोस्टली, अगर आपने कैविटी बनाई है टूथ की, और उस कैविटी को एक्सटेंशन देने के लिए आप उस बर को यूज करते हैं। उस कैविटी इनिशियल एंट्री टूथ में, जब आप इनिशियल एंट्री करते हैं, क्या करते हैं भाई? इनिशियली आपने टूथ में एंटर होना है, स्टार्ट में अपने टूथ में एंटर होना है, तो आप राउंड बर यूज करते हैं। राउंड बर का जो ये हेड होता है या जो टिप होता है, सिंपली ये वाला, ये राउंड शेप का होता है। किस शेप का होता है? राउंड शेप का। तो राउंड जो है वो इंटेंडेड होते हैं इनिशियल कैविटी प्रिपरेशन, इनिशियल एंट्री टू द टूथ एंड एक्सटेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कैविटी के लिए हम राउंड बर यूज करते हैं। इसके बाद आपके पास इन्वर्टेड कोन आ जाता है, इन्वर्टेड। तो ये डिफरेंट शेप है, मैं पिक्चर भी लगा लूंगा अगर वो तो इन्वर्टेड जो है वो स्पेसिफिकली सेकेंडरी रिटेंटिव फीचर्स के लिए या अंडरकट्स बनाने के लिए यूज होता है। इन्वर्टेड किसके लिए यूज होता है? अंडरकट्स बनाने के लिए। पियर शेप, पियर शेप इसका हेड जो होता है वो पियर शेप, सही है। और पियर शेप जो बर होता है वो स्पेसिफिकली यूज होता है क्लास 1
गोल्ड इसमें दो होते हैं पीयर शेप में, एक लॉन्ग होता है एक शॉर्ट होता है। शॉर्ट जो होता है वो क्लास 1 गोल्ड प्रिपरेशन के लिए, जब आप क्लास 1 क्यूटी बनाते हैं, या गोल्ड मटेरियल के लिए, गोल्ड के फिलिंग के लिए जब आप क्लास 1 की क्यूटी बनाते हैं तो उसमें पीयर शेप यूज होता है। और इसका जो शार्ट वाला है वही उसकी बात हो रही है। शार्ट वाला कहां यूज होता है? गोल्ड। लॉन्ग वाला कहां यूज होता है? लॉन्ग वाला यूज होता है एमलगम में। सही है। अच्छा, इसके बाद आपके पास 4th नंबर पे आ जाता है स्ट्रेट शेप। सही हो गया। स्ट्रेट में आप जो होता है स्ट्रेट हैंडपीस, वो स्पेसिफिकली सिलेंड्रिकल शेप होता है और ये भी एमलगम प्रिपरेशन के लिए डिजाइन हुआ होता है। 5th उसको हम कहते हैं टेपर फिशर। समझ में ये बात। और टेपर फिशर जो होता है, टेपर फिशर जो बर होता है, टेपर फिशर वो मोस्टली जब आप लेबोरेटरी में अगर आपने क्राउन बनाया, लेबोरेटरी में अगर आपने ब्रिज बनाया और उसको फिनिशिंग करने के लिए, उसकी ग्राइंडिंग के लिए, सही है, उसको शेप देने के लिए, उसकी मॉर्फोलॉजी देने के लिए आप ये पियर्ड शेप जो है पीस, टेपर्ड फिशर जो होता है, इसको हम कहते हैं टेपर्ड फिशर। सही है। टेपर्ड फिशर जो होता है वो ये स्ट्रेट भी एमलगम के लिए है। टेपर्ड फिशर जो है वो स्पेसिफिकली लेबोरेटरी में इनडायरेक्ट रिस्टोरेशन को बनाने के लिए या उसके ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। सही है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा डिस्कशन थी और रिगार्डिंग रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट, और हमने 2 रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट को अब तक डिजाइन के साथ डिस्कस किया, हैंडपीस और बर को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी चीज को प्रोसीड करते हैं और इसको इंशाल्लाह आगे जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो स्टडी कर लेंगे।